जय सिया राम। चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ फूड, शुगर से शुगर और ग्लूकोज कह सकते हैं। हाँ, सिंथेसिस ऑफ फूड glucose in the presence of sunlight and chlorophyll pigment from carbon dioxide and H2O with subsequent release of oxygen. Okay, old reaction जो था 6CO2 plus 6H2O H mu लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बनाया C6H12O6 plus 6O2 6CO2 plus 6H2O 6CO2 plus 6H2O ये एच म्यू लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बनाया C6H12O6 प्लस 6O2। ओके, बट न्यू रिएक्शन जो था वो है 6CO2 प्लस 12H2O। यहाँ पे रिएक्टेंट में 12H2 है और एच म्यू लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये C6H12O6 बनाया प्लस 6H2O प्लस 6O2। यहाँ पे प्रोडक्ट में भी 6H2O है और रिएक्टेंट में 12H2O है। ओके, कैंसिल आउट नहीं कर सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो सोर्स है, ओरिजिन, वो दोनों डिफरेंट है। फोटोसिंथेसिस ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। एनाबॉलिज्म विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज, एनाबॉलिज्म बनाया जा रहा। हाँ, फोटोसिंथेसिस का मतलब बनाया जा रहा, तो एनाबॉलिज्म विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज। रिडक्शन रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन होता है। बिल्कुल। एनर्जी कंज्यूमिंग एंडरगोनिक प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस है। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होता है। अर्ली एक्सपेरिमेंट सबसे पहला है मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट यूज्ड KOH टू prove importance of CO2. Moll's half leaf experiment use KOH to prove importance of CO2. Starch test. Moll's half leaf experiment use KOH to prove importance of CO2. Starch टेस्ट जो कि आउटसाइड बॉटल प्रेजेंट था वो पॉजिटिव टेस्ट दिया और जो इनसाइड बॉटल है वो नेगेटिव टेस्ट दिया, क्योंकि बॉटल के इनसाइड में KOH है और KOH क्या करता है, ये CO2 का एब्जॉर्ब कर लेता, तो लीफ के लिए तो CO2 बचा नहीं, तो इसलिए ये नेगेटिव टेस्ट दिया। और बाहर में CO2 है तो वो पॉजिटिव टेस्ट दिया। ओके, तो मॉल्स हो गया। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट यूज्ड KOH टू प्रूव इम्पोर्टेंस ऑफ CO2। ओके, प्रिस्टले बेलजार एक्सपेरिमेंट plants restore to the air whatever breathing animals and burning candle remove. Priestley discover oxygen as an element not in photosynthesis. अच्छा, और ये Priestley ये बताए थे plants restore the air quality. Okay. Ingenhousz experiment, light is important. Worked on hydrilla plant, aquatic plant था ये, तो worked on hydrilla aquatic plant, told green parts release oxygen in the presence of light. ये इंजनहॉज एक्सपेरिमेंट ये लाइट का इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। एंड वर्कड ऑन हाइड्रिला प्लांट, एक्वेटिक प्लांट था, जो कि टोल्ड ग्रीन पार्ट्स रिलीज ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, जूलियस वॉन्सैक एक्सपेरिमेंट वर्कड ऑन वेरिजेटेड लीफ। कंक्लूजन ये क्या दिए, ग्रीन पार्ट्स आर द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च। जूलियस वॉन्सैक एक्सपेरिमेंट वर्कड ऑन वेरिजेटेड लीफ, और कंक्लूजन ये दिए ग्रीन पार्ट्स आर द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए तो ये वेरिजेटेड लीफ लिए, तो फिर जो ग्रीन पार्ट्स था बस वो साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च है। ओके, अब देखते हैं इंजनहॉज प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ये प्रिज्म से लाइट को पास किए एंड देन एक टेस्ट ट्यूब लिए जिसमें कि क्लेडोफोरा लिए। हाँ, और यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया, तो एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे जमा हुआ, विबग्योर था, तो फिर वहाँ पे ये ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया यहीं पे जमा हुआ, ब्लू और रेड रीजन में। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ये ऑक्सीजन यूज़ करेगा, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे मिल रहा, तो ब्लू और रेड एरिया में। तो फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है तब तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, बिल्कुल।
तो वाई एक्सिस पे ग्राफ है, एक वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन इवोल्यूशन, और फिर वाई एक्स एक्सिस पे है वेवलेंथ लैम्डा। तो ये ब्लू और रेड रीजन में पीक है इसका, ठीक है। इसे कहते हैं एक्सन स्पेक्ट्रम। एक्सन स्पेक्ट्रम इस ग्राफ का नेम है, ब्लू और रेड दोनों रीजन में इसका पीक हाई है, ओके। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर है PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR पार 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर इसका रेंज है, ओके। अब देखते हैं कॉर्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट। Cornelius von Nil experiment. Cornelius von Nil experiment. He worked on purple and green sulfur photosynthetic bacteria. He worked on purple and green sulfur photosynthetic bacteria. Observation. He worked on purple and green sulfur photosynthetic bacteria. Observation 6CO2 plus 12H2O. Sorry, 12H2S. Cornelius von Nil experiment. Cornelius van Nil experiment. He worked on purple and green sulfur photosynthetic bacteria. Purple and green sulfur photosynthetic bacteria. Observation 6CO2 plus 12H2S. 6CO2 plus 12H2S ये लाइट और पिगमेंट के प्रेजेंस में ये बना था C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12S सल्फर। 6CO2 plus 12H2S, 6CO2 plus 12H2S, H म्यू लाइट और पिगमेंट के प्रेजेंस में ये बनाया C6H12O6 plus 6H2O plus 12S सल्फर। 6CO2 plus 12H2S, 6CO2 plus 12H2S, 6CO2 plus 12H2S ये H म्यू लाइट और पिगमेंट के प्रेजेंस में ये बनाया C6H12O6, ओके, प्लस 6H2O। तो ये जो पानी में जो ऑक्सीजन आया ये सब कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड से आया है, हाँ, और प्लस 12S ये सल्फर तो यहाँ से अलग ही हो गया। तो हाइपोथेसिस ये क्या दी है, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम H2O नॉट CO2। हाँ बिल्कुल, तब ना यहाँ पे सल्फर जो है H2S था तो यहाँ से सल्फर अलग हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम H2O एंड नॉट CO2। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम H2O एंड नॉट CO2। CO2 प्लस 2H2A, CO2 प्लस 2H2A, तो इससे बन रहा CH2O होल N प्लस H2O प्लस 2A। Ruben Kamen Hasid et al. Prove Nil's hypothesis using heavy radioactive of oxygen O18 लिया गया, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O16 है, यहाँ पे 16 है, लेकिन ये जो पानी है यहाँ पे O18 लिया गया, ओके। तो ये तो बना था CH2O होल N, ये COH यहाँ से लिया, ठीक है, CH2O, ओके, प्लस NH2O, तो यहाँ से H, पानी से H आया और यहाँ से O, हाँ, प्लस ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ ये कहाँ से, ये वाटर वाला ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है, H2O वाला ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है। तो ऑक्सीजन जितना भी रिलीज़ होता है ये पानी से रिलीज़ होता है सारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन नहीं है। इसको लर्न करने का एक ट्रिक है, जैसे यहाँ पे CO2 प्लस H2O यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में बना था C6H12O6 शुगर प्लस O2। तो ऑक्सीजन का कौन दिया, प्रिस्टले ऑक्सीजन डिस्कवर किया है प्रिस्टले एज अ एलिमेंट, यस, और फिर प्लांट रिस्टोर एयर क्वालिटी ये बताए थे प्रिस्टले, तो ऑक्सीजन का क्रेडिट गया प्रिस्टले को। फिर उसके बाद एस से शुगर हो गया और एस से वॉनसेक जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, जूलियस वॉनसेक ये बताया है शुगर कहाँ पे, सिर्फ ग्रीन पार्ट में साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च। तो मतलब ये शुगर जो है C6H12O6 ये कहाँ बन रहा, ये जो शुगर है जूलियस वॉनसेक, हाँ यही नाम था, जूलियस वॉनसेक ये बताएं शुगर के बारे में, ओके। फिर यहाँ पे इंजन हाउस, हम लोग हाउस में रहते हैं तो ये सन है, इसको हाउस में बंद कर दिए, हाँ ठीक है, इंजन हाउस ये लाइट का इंपॉर्टेंस बताए थे, और वर्कड ऑन हाइड्रीला एक्वेटिक प्लांट, तो द ग्रीन पार्ट्स रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये लाइट का बताए थे इंपॉर्टेंस। और फिर H2O पानी नीला रंग का है, पानी ब्लू कलर का है, तो ये हो गया नील्स, नीला रंग का है, पानी नीला है। तो फिर वॉन नील एक्सपेरिमेंट उसके अकॉर्ड ये बताए थे वाटर का।
वॉन नील एक्सपेरिमेंट ये बताए पानी से ऑक्सीजन आता है। हाँ, पानी का इंपॉर्टेंस नहीं है, मत बोलना जल ही जीवन है। हाँ, कॉर्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट ये क्या बताए थे, ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो वाटर से ऑक्सीजन आता है, पानी नीला है, ठीक है। अब CO2 ये मोस्ट हाफ लाइफ एक्सपेरिमेंट से CO2 का इंपॉर्टेंस भी समझाए थे। वॉन नील ये तो हो गया नीला पानी, ये बताया था ऑक्सीजन रिलीज होता है पानी से, H2 से आता है ये ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, ठीक है। और फिर CO2 ये हो गया मोस्ट हाफ लाइफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इंजन हॉर्स ये बताए थे लाइट का इंपॉर्टेंस, और फिर लाइट इज एसेंशियल फॉर वर्कड ऑन हाइड्रा प्लांट एंड टोल्ड प्लांट ग्रीन पार्ट्स रिलीज ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओके। फिर शुगर वॉन सैक बताए थे, शुगर ग्रीन पार्ट सिंथेसिस करता है शुगर, ठीक है। फिर ऑक्सीजन ये प्रिस्टले बताए थे, ओके। अब देखते हैं where does photosynthesis takes place, when do you think the chloroplast will be aligned, ये किधर परपेंडिकुलर अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में ये पैरेलल हो जाता है सरफेस के, ये क्लोरोफिल है, ये मेसोफिल सेल के पैरेलल में है, अलाइन हो जाता है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में, ठीक है। और फिर प्रॉपर आफ्टरनून में ये परपेंडिकुलर हो जाता, ओके, क्लोरोफिल। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस में हम लोग दो तरह का रिएक्शन पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज, लाइट रिएक्शन क्या, फोटोकेमिकल फेज। लाइट रिएक्शन का दूसरा नेम है फोटोकेमिकल फेज। थायरॉयड मेम्ब्रेन और ग्रेना लैमेला और स्ट्रोमा लैमेलाई, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और ग्रेना लैमेला और स्ट्रोमा लैमेलाई, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और ग्रेना लैमेलाई। यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और ग्रेना लैमेलाई और स्ट्रोमा लैमेलाई। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और ग्रेना लैमेलाई, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और ग्रेना लैमेलाई और स्ट्रोमा लैमेलाई। यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और ग्रेना लैमेलाई और स्ट्रोमा लैमेलाई, ओके। ATP का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे NADPH कह लो या फिर NADPH2 और NADPH+H+, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता, ठीक है। डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट है, यस। डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल भी इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज। हाँ, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस होता, बायोसिंथेटिक फेज ये स्ट्रोमा में होता। सिंथेसिस ऑफ शुगर यूजेस ATP एंड NADPH2, ये मिसनोमर है कि ये डार्क में होता, बट ऐसा नहीं है। लाइट रिएक्शन का इसे प्रोडक्ट चाहिए तो लाइट तो है ही, तो ये बस एक मिसनोमर है कि ये डार्क में होता। इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट है ये, हाँ बिल्कुल। How many types of pigment are involved in photosynthesis? Photosynthetic pigment discovered or separated by paper chromatography. Fat soluble जो है found in thylakoid membrane. Fat soluble जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, thylakoid membrane. Fat soluble found in thylakoid membrane. और फिर एंथोसाइनिन ये नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि वाटर सॉल्युबल है और ये वैक्यूल में प्रेजेंट होता। ये यहाँ पे रहा, पहले लीफ को क्रश किए, ग्रीन एक्सट्रैक्ट निकला, फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी किए तो ये ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये, ठीक है। एंथोसाइनिन ये नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वाटर सॉल्युबल है और वैक्यूल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये फैट सॉल्युबल है, फाउंड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अच्छा, टाइप्स टू टाइप्स का है, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड। टू टाइप्स का है, क्लोरोफिल हो गया और कैरोटिनॉइड। क्लोरोफिल भी टू टाइप्स का है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए ये ब्लू ग्रीन कलर है, ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी ग्रीन येलो, क्लोरोफिल बी
ये ग्रीन येलो कलर का है, ठीक है। फिर उसके बाद कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड में ज़ेंथोफिल और बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन येलो ऑरेंज है और ज़ेंथोफिल येलो कलर, ज़ेंथोफिल येलो कलर, ज़ेंथोफिल येलो इन कलर और बीटा कैरोटीनॉइड येलो ऑरेंज, बीटा कैरोटीनॉइड येलो ऑरेंज, ओके। अब देखते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए चाहिए इसे, प्लस ग्लिसरीन प्लस आयरन प्लस Mg। क्लोरोफिल 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 बायोसिंथेसिस, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लिसरीन प्लस आयरन प्लस Mg। क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन प्लस सक्सेनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन प्लस आयरन प्लस Mg। क्लोरोफिल जो है बायोसिंथेसिस किससे बना है, ये सक्सेनाइल कोएंजाइम में प्लस ग्लाइसिन प्लस आयरन प्लस Mg, सक्सेनाइल कोएंजाइम में प्लस ग्लाइसिन प्लस Fe प्लस Mg, ठीक है। ग्लाइसिन ये क्या है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। टेट्रापोल लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया यहाँ पे Mg है बीच में, ठीक है, ये हेड है और ये टेल हो गया और बीच में क्या Mg प्रेजेंट है, ओके। क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, डाई एटम्स किसमें प्रेजेंट है, क्लोरोफिल है तो चीफ पिगमेंट है, हाँ बिल्कुल, किसमें प्रेजेंट है, ब्लू ग्रीन अलगी, डाई एटम्स, डाइनोफ्लाजेलेट, यूग्लिनॉइड, अलगी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म। चीफ पिगमेंट है क्लोरोफिल है, ब्लू ग्रीन अलगी, डाई एटम्स, डाइनोफ्लाजेलेट, यूग्लिनॉइड, अलगी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ओके। क्लोरोफिल बी ज़ेंथोफिल और बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल बी ज़ेंथोफिल और बीटा कैरोटीन, ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट और एंटीना पिगमेंट और सिल्ड पिगमेंट भी इसे कहते हैं। एसेसरी पिगमेंट, एंटीना मॉलिक्यूल और सिल्ड पिगमेंट। प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, ट्रांसफर एब्जॉर्ब एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर, इनहांस एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले इसका काम क्या है, प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए। फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, डैमेज थ्रू एक्सेसिव लाइट फॉल, अच्छा तो इससे ये बचाता है। सेकंड हो गया ट्रांसफर एब्जॉर्ब एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाता है, ठीक है। इनहांस एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। अब देखते हैं हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, तो ये ए बी और कैरोटीनॉइड का है। तो फिर क्लोरोफिल ए, ये जो ब्लू रीजन में क्लोरोफिल बी का पीक सबसे हाई है, ब्लू रीजन में, ये ब्लू ग्रीन रीजन है, ठीक है, ये ब्लू रीजन में क्लोरोफिल ए की पिगमेंट से ज़्यादा है क्लोरोफिल बी की पिगमेंट का पिक है, क्लोरोफिल बी ब्लू रीजन में क्लोरोफिल बी का पिगमेंट ज़्यादा, क्लोरोफिल बी का पिक ज़्यादा है, ठीक है। और फिर इधर रेड में क्लोरोफिल ए आगे है, रेड में क्लोरोफिल ए का पिक आगे है, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और फिर ये बीच में जो दो ऐसे पिक बन रहा हल्का सा, ये है कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल बी ब्लू रीजन में, स्टार्टिंग में जो ब्लू रीजन है यहाँ पे क्लोरोफिल बी का पिक हाई है, और फिर बाद में जहाँ पे रेड रीजन है वहाँ पे क्लोरोफिल ए का पिक हाई है बी के कंपैरिजन में, ओके। अब देखते हैं लाइट एब्जॉर्ब्ड, और इधर वेवलेंथ है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ये पैरेलल किसके बनता है, क्लोरोफिल ए के पैरेलल बनता है। एक्शन स्पेक्ट्रम ये क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम ये जो बन रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्शन स्पेक्ट्रम ये बन रहा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि बताता है क्लोरोफिल ए से ये कॉन्साइड कर रहा। ब्लू एंड रेड लाइट आर, ब्लू भी और रेड भी, हाँ बिल्कुल, ब्लू एंड रेड लाइट आर इफेक्टिव फॉर ट्रांसपिरेशन constituting its action spectrum. फोटो सिस्टम
फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ पिगमेंट ऑफ प्रोटीन, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन। फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन, ग्रुप ऑफ पिगमेंट, फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम, ग्रुप ऑफ पिगमेंट एंड प्रोटीन, ग्रुप ऑफ पिगमेंट एंड प्रोटीन, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन। फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स। फोटो सिस्टम क्या है? इसमें ग्रुप ऑफ पिगमेंट, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स। फोटो सिस्टम इसमें रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर है जो कि क्लोरोफिल ए है, सिंगल मॉलिक्यूल का है। रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए का, सिंगल मॉलिक्यूल का है ये। और दूसरा इसमें क्या है? फोटो सिस्टम में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है जिसे एंटीना कहते हैं, एंटीना कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। और क्या है? प्रोटीन है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है और प्रोटीन है। ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स। ये फोटो सिस्टम हो गया। फोटो सिस्टम ग्रुप ऑफ पिगमेंट एंड प्रोटीन, ग्रुप ऑफ पिगमेंट एंड प्रोटीन, ठीक है। फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर है यहाँ पे, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में दो चीज़ें, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और प्रोटीन है, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट को एंटीना कहते हैं। और इधर जो रिएक्शन सेंटर है ये क्लोरोफिल ए है, सिंगल मॉलिक्यूल ओनली, ओके। There are two photo system named in order of discovery and not in order of their function, okay। ये रिएक्शन सेंटर है, ये रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए का ये रिएक्शन सेंटर है, क्लोरोफिल ए का ये हो गया रिएक्शन सेंटर। और यहाँ पे LHP है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है। और ये बीच बीच में हो गया प्रोटीन, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट जिसे एंटीना कहते हैं, और ये हो गया बीच बीच में प्रोटीन, दोनों को मिला के हो गया LHC। और एक ये बीच में हो गया रिएक्शन सेंटर, ओके। PS1 और PS2 दो तरह का है फोटो सिस्टम, दो तरह का है। एक हो गया PS1 एंड PS2। PS1 has a chlorophyll A reaction center. PS1 has chlorophyll A reaction center. Maximum absorption 700 nanometer. 700 nanometer, लैम्डा ज़्यादा मतलब ये कम एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरोफिल A PS1 इक्वल्स टू P700। P700 को ऐसे भी लिखते हैं क्लोरोफिल A PS1। क्या है इसका? PS1 का क्या है? P700। PS2 has a chlorophyll A reaction center with maximum absorption of 680 nanometer. Has chlorophyll A reaction center with maximum absorption of 680 nanometer. With maximum absorption of 680 nanometer. यहाँ पे लैम्डा कम है, एनर्जी ज़्यादा। क्लोरोफिल ए PS2, क्लोरोफिल ए यहाँ पे PS2 और P680, okay। Has a chlorophyll A reaction center, with maximum absorption of 680 nanometer। यहाँ पे लैम्डा कम है, E ज़्यादा है। क्लोरोफिल ए PS2, क्लोरोफिल ए PS2 इक्वल्स टू P680। क्लोरोफिल ए PS2, क्लोरोफिल ए जो है यहाँ पे PS2 जो है ये 680 नैनोमीटर, इसे P680 भी कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए PS2 बराबर P680, क्लोरोफिल ए PS2 का 680 और फिर PS1 का 700 P700। क्लोरोफिल ए PS1 का P700 और क्लोरोफिल ए PS2 का P680, ओके। अब देखते हैं जो P700 वाला है, ये यहाँ पे लाइट ले रहा। इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट फ्रॉम रिएक्शन सेंटर। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस्ट होता है? रिएक्शन सेंटर से, ठीक है। तो अगर पिगमेंट वगैरह भी लाइट लिया है तो ये सब पहुँच जाता है रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर से फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है एंड देन ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट किया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन।
आयरन सल्फर प्रोटीन FeS यहाँ पे प्रेजेंट है, आयरन सल्फर प्रोटीन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे, आयरन सल्फर प्रोटीन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन FeS। तो ये 700 नैनोमीटर का लाइट ले रहा था जो कि फार रेड में आता, 700 नैनोमीटर लाइट लिया, P700 रिएक्शन सेंटर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट किया, FeS आयरन सल्फर प्रोटीन, FeS आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, फिर हो गया PS2, यहाँ पे जो है ये लाइट लिया 680 नैनोमीटर रेड लाइट ये लिया, एंड देन यहाँ पे रिएक्शन सेंटर के पास पहुँचाया गया एनर्जी, फिर रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और फियोफाइटिन यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड है, फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, फियोफाइटिन। सबसे पहले यहाँ पे लाइट पड़ा था P700 पे वहाँ पे FeS है P700 और वो PS1 है P700, वहाँ पे जब लाइट पड़ा था तो वहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FeS आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है, और यहाँ पे PS2 जो है PS2 है P680 का है PS2, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकला रिएक्शन सेंटर से P680 से तो फिर यहाँ पहुँचा फियोफाइटिन के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे, ओके। लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज, लाइट रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल फेज। अब देखते हैं इवेंट और रिक्वायरमेंट। इवेंट सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिक्वायरमेंट है PS2 एंड PS1, PS2 होता है P680 का, और यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए फियोफाइटिन फॉर PS2, हाँ, और फिर PS1 के लिए FeS आयरन सल्फर प्रोटीन फॉर PS1, और यहाँ पे लाइट P700 नैनोमीटर का चाहिए होता है, हाँ। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, ETS कहते हैं इसे या फिर ETC, ओके। सबसे पहला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोक्विनॉन PQ, इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनॉन PQ, इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है भाई, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन आता है PQ, प्लास्टोक्विनॉन PQ, इलेक्ट्रॉन एंड H+ एक्सेप्टर get reduced to PQH2 plastoquinone, इंट्रिंसिक है और ये मोबाइल है, ठीक है, मतलब मूवेबल है। सबसे पहला प्लास्टोक्विनॉन PQ, इलेक्ट्रॉन एंड H+ एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर गेट रिड्यूस्ड टू PQH2 प्लास्टोक्विनॉन, इंट्रिंसिक है और ये मोबाइल है, मतलब मूवेबल है, ओके। सेकेंड आता साइटोक्रोम B6F, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, हेल्प्स इन पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया एंड हेल्प्स इन पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, ओके। फिर उसके बाद आता प्लास्टोसाइनिन PC, कॉपर कंटेनिंग ब्लू ग्रीन प्रोटीन, फिर उसके बाद आता प्लास्टोसाइनिन PC, कॉपर कंटेनिंग ब्लू ग्रीन प्रोटीन, प्लास्टोसाइनिन PC, कॉपर कंटेनिंग ब्लू ग्रीन प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ओनली, एक्सट्रिंसिक। इसके बाद क्या है प्लास्टोसाइनिन PC, अच्छा, हाँ, ठीक है। साइटोक्रोम B6F हो गया, इसके बाद PC, प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग ब्लू ग्रीन प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ओनली, एक्सट्रिंसिक है ये, इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, एक्सट्रिंसिक है ये, हाँ, ठीक है, एक्सट्रिंसिक है ये, और फिर इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, मूवेबल है, मूव टुवर्ड्स PS1, PC, प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग ब्लू ग्रीन पिगमेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ओनली, एक्सट्रिंसिक, इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, मूवेबल है, मूव टुवर्ड्स PS1, ओके। अब इसके बाद आता है FeS आयरन सल्फर प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक, आउटर सरफेस ऑफ
ये भी एक्सट्रिंसिक है बट ये है आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, फिर एफ डी फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन एफ डी फेराडॉक्सिन ये भी एक्सट्रिंसिक है आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर एफ एन आर फेराडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज, एफ एन आर फेराडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज ये भी एक्सट्रिंसिक है, सेम एज ए वो, मतलब वो आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ओके, ऑक्सीजन लिबरेशन, ऑक्सीजन लिबरेशन वाटर स्प्लिटिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन लिबरेशन, ऑक्सीजन लिबरेशन वाटर स्प्लिटिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता, ऑक्सीजन लिबरेशन होता, ठीक है, वाटर का स्प्लिटिंग के थ्रू, हाँ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता, तभी यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता। तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वाटर H2O स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो कि है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कह लो, या फिर H2O स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। हाँ, पानी को तोड़ेगा तो वहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। MnClCa, MnClCa चाहिए होता है, MnClCa। फिजिकली बाउंड टू PS2 at inner surface of thylakoid membrane, physically bound to PS2, physically bound to PS2, physically bound to PS2 at inner surface of thylakoid membrane। physically ये कहाँ होता है present, oxygen evolving complex, physically bound to PS2, physically bound to PS2 at inner surface of thylakoid membrane, physically bound to PS2, physically bound to PS2 at inner surface of a thylakoid membrane, physically bound to PS2, physically bound to PS2, physically bound to PS2 at inner surface of thylakoid membrane। oxygen evolving complex ये कहाँ पे, physically bound to oxygen evolving complex, oxygen evolving complex physically bound to OEC, oxygen evolving complex OEC physically bounded to PS2 on inner surface at inner surface of thylakoid membrane, physically bound to PS2, physically bound to PS2 at inner surface of thylakoid membrane। हाँ, अंदर में ही तो, इसके अंदर ही क्योंकि पानी तोड़ेगा तो अंदर में प्रेजेंट है, बिल्कुल। PS2 physically bound to PS2 at inner surface of thylakoid membrane। हाँ, अब देखते हैं NADP synthesis, NADPH synthesis, NADPH synthesis, NADPH2 और NADPH plus H plus, NADPH synthesis, NADPH synthesis, NADPH2 कह लो और NADPH plus H plus। FNR enzyme, FNR ferredoxin NADPH reductase, NADP reductase। तो यहाँ पे NADP plus and प्रोटॉन, FNR एंजाइम प्रेजेंट है, FNR एंजाइम है, ये क्या करता, और यहाँ पे NAD प्लस चाहिए एंड प्रोटॉन की ज़रूरत है, और यही NADP प्लस है जो कि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, NADP प्लस टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, NADP प्लस टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। phosphorylation ATP synthesis, phosphorylation ATP synthesis due to electron flow, देखते हैं phosphorylation ATP synthesis। हाँ, सारा काम हो गया तो अब ATP synthesis भी तो, ATP synthesis phosphorylation कहते हैं। हाँ, ATP synthesis को ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो दो तरह से हो सकता है, या फिर नॉन साइक्लिक या फिर साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होता, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ATP प्लस NADPH प्लस O2 ये तीनों चीज़ यहाँ बनता है नॉन साइक्लिक कहाँ होता, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता नॉन साइक्लिक। ओके, ATP प्लस NADPH प्लस O2 ये तीन चीज़ें यहाँ फॉर्म्ड होता। PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व्ड when red light is available or 680 nanometer or less than 680 nanometer। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये स्ट्रोमा लेमिले में होता, ओनली ATP प्रोड्यूस्ड। साइक्लिक वाले में सिर्फ ATP बनता, हाँ, ओनली PS1 इन्वॉल्व्ड
when only far red light is available or 700 nanometer or more than 680 nanometer. when only far light red is available और more than 680 नैनोमीटर, तो वहाँ पे साइक्लिक काम करता है. ठीक है. केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. Chemiosmotic hypothesis by P. Mitchell. membrane thylakoid membrane कहाँ है, क्या है यहाँ, thylakoid membrane चाहिए तो यस यहाँ पे thylakoid membrane हो गया. प्रोटॉन पंप चाहिए, क्विनॉन प्लस साइटोक्रोम, ये काम कर रहा है प्रोटॉन पंप का. हाँ, प्लास्टोक्विनॉन प्लस साइटोक्रोम B6F यहाँ पे, तो फिर क्विनॉन और साइटोक्रोम यहाँ काम करता है प्रोटॉन पंप का. प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन कर रहा. ATP synthase complex CF0 CF0 ये हो गया प्रोटॉन टनल, CF0 हो गया प्रोटॉन टनल, CF1 ATP synthase CF0 और CF1 F1 था ना, तो ये हो गया C क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा. ठीक है, तो फिर CF0 ये हो गया प्रोटॉन टनल. इंट्रिंसिक एंड ट्रांस मेम्ब्रेन ये अंदर में. हाँ, इंट्रिंसिक एंड ट्रांस मेम्ब्रेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ H+ फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन. सॉरी, ये ल्यूमेन अंदर में खाली जगह ना, यहाँ से बाहर जाता है ना H+, तो वहाँ पे वो घूमता है, देन ATP प्रोड्यूस होता है. हाँ, ठीक है. तो फिर यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ H+ फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा. और ये क्या है, चैनल प्रोटीन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ H+ फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा. और ये क्या है, चैनल प्रोटीन है. हाँ, अब देखते हैं CF1 ये हो गया ATP synthase CF1 ये क्या है, ATP synthase ADP plus IP बराबर ATP plus IP इक्वल्स टू ATP. हाँ, ADP plus IP मिला तो इससे क्या बना, ATP बना. ADP plus IP बराबर ATP. रोटेटरी प्रोटीन extrinsic outer surface of thylakoid membrane. CF1 ATP synthase CF1 क्या है, ATP synthase. हाँ, यहाँ पे ATP synthase, ये तो था प्रोटॉन टनल, CF0 था, ये प्रोटॉन टनल था, और ये है ATP synthase मेनली, तो CF1. हाँ, ADP plus IP इक्वल्स टू ATP बनाता. ये रोटेटरी प्रोटीन है, जैसे यहाँ से H+ आता तो ये घूमता, तो ल्यूमेन से H+ स्ट्रोमा में आ रहा तो ये घूमता. यहाँ पे रोटेटरी प्रोटीन है ये. यस, एक्सट्रिंसिक है. आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. जब ल्यूमेन से H+ जाता है स्ट्रोमा में तो ये घूमता. ठीक है, अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर. अब देख रहे हैं, ये ग्रेना हो गया. ग्रेना प्लूरल वर्ड है और ग्रेनम सिंगुलर है. ठीक है, ये एक हो गया थैलाकॉइड और इसके बीच में ये ल्यूमेन हो गया. ल्यूमेन खाली स्पेस को कहते हैं. ओके, ये ल्यूमेन है. और ये क्या, स्ट्रोमा लैमेली और ये स्ट्रोमा है. दो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन को बीच से ऐसे कनेक्ट कर रहा स्ट्रोमा लैमेली. ठीक है, इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं. ये ल्यूमेन हो गया, थैलाकॉइड हो गया, इधर स्ट्रोमा लैमेली प्रेजेंट है और ये चारों पर स्ट्रोमा से भरा पड़ा है और बीच में ही हो गया खाली जगह ल्यूमेन. अब देखते हैं, लाइट आया 680 नैनोमीटर का लाइट फॉल किया PS1 पे. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला. सबसे पहले लाइट 680 नैनोमीटर का लाइट फॉल किया PS2 पे. 680 नैनोमीटर का लाइट फॉल किया PS2 पे, तो यहाँ पे Fu15 प्रेजेंट होता. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट है. तो यहाँ पे PS2 पे लाइट फॉल किया 680 नैनोमीटर का, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला Fu15 जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड है. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसके पास गया, देन फिर ये इलेक्ट्रॉन दिया PQ प्लास्टोक्विनॉन को. यस, ये इंट्रिंसिक और ये मोबाइल है. ये PQ इलेक्ट्रॉन लिया और ये स्ट्रोमा से H+ लिया और ये बन गया PQS2. हाँ, प्लास्टोक्विनॉन, बिल्कुल ये बन गया PQS2.
और फिर ये इलेक्ट्रॉन जाके दिया साइटोक्रोम B6F को, साइटोक्रोम B6F को ये जाकर इलेक्ट्रॉन दिया, और इलेक्ट्रॉन लिया ये साइटोक्रोम B6F और H+ को पंप कर दिया कहाँ, ये ल्यूमेन में सबसे पहले PS2 दिया था फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन, फियोफाइटिन दिया प्लास्टोक्विनोन को, देन वो रिड्यूस हुआ, H+ लिया उधर से स्ट्रोमा से, PQH2 में रिड्यूस हो गया, एंड देन वो साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन दिया, साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन लेके H+ ल्यूमेन में पंप कर दिया, एंड देन साइटोक्रोम B6F ये PC को प्लास्टोसाइनिन को ये इलेक्ट्रॉन दिया। प्लास्टोसाइनिन ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, बट ये इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और ये मूव करके गया PS1 के पास, कौन, PC प्लास्टोसाइनिन ये मूव करके गया PS1 के पास, साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन लिया PC प्लास्टोसाइनिन, और फिर ये प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन जाके दिया PS1 को, एंड देन PS1 ये इलेक्ट्रॉन दिया FES को, FES, हाँ क्योंकि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था FES, ये इलेक्ट्रॉन या तो ये साइटोक्रोम B6F से कौन लेके आया था, PC प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन लेके आया और दिया PS1 को इलेक्ट्रॉन या तो ये देगा या फिर 700 नैनोमीटर का लाइट इस पर फॉल करके, एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FES आयरन सल्फर प्रोटीन, तो इलेक्ट्रॉन अब गया आयरन सल्फर प्रोटीन के पास FES, और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर FES इलेक्ट्रॉन दिया FD फेराडॉक्सिन को, एंड देन ये इलेक्ट्रॉन दिया FNR फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज FNR को दिया इलेक्ट्रॉन, देन FNR ये इलेक्ट्रॉन देता है NADP+ को, NADP+ एक H+ लेके ये इलेक्ट्रॉन रख लिया, और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यही है NADP+ एक H+ लिया स्ट्रोमा से, एंड देन ये रिड्यूस हो गया NADPH2 में ये रिड्यूस हो गया। स्ट्रोमा का H+ है यहाँ, ये H+ ये स्ट्रोमा से उठा लेता है एक, और ये रिड्यूस हो गया NADPH2 में, ओके। अब अगर दोबारा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करता, दोबारा ये भी ये काम करता, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स PS2 के पास लगा हुआ रहता, तो यहाँ पे PS2 के पास ये इनर साइड में ल्यूमेन में यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से लगा हुआ, तो ये क्या करता है H2 का ब्रेकडाउन किया MnClCa के प्रेजेंस में ये पानी का ब्रेकडाउन किया, और 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H+ प्लस हाफ O2 मिला, और ये कह लो नेसेंट ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है PS2 में, फिर वो फियोफाइटिन, देन PQ प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6F, देन PC प्लास्टोसाइनिन, एंड देन FES, फिर मतलब PS1, फिर FES FD FNR चलता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जा सकता है, कंटिन्यूटी के पानी तोड़ के देते रहता है इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिर इससे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन तो मिल गया PS2 को, और फिर ल्यूमेन में H+ की अमाउंट भी बढ़ गई, क्योंकि 2 H+ रिलीज हुआ है, और ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, और ल्यूमेन में ये H+ है, ठीक है। अब ये H+ जो साइटोक्रोम B6F जो H+ पंप किया था, और यहाँ पे जो पानी को तोड़ने के बाद H+ मिला, ये दोनों H+ CF0 जो कि प्रोटॉन टनल है एक तरह से, यहाँ से पास होता, एंड ये ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ H+ मूव किया CF0 से, तो ये CF1 ये घूमता है, एंड ADP+ IP से ये ATP बनाता है, तो ATP फॉर्म हो गया, हाँ ये हो गया नॉन साइक्लिक। अब देखते हैं साइक्लिक वाला, तो उसमें क्या होता, यहाँ पे 700 नैनोमीटर की लाइट फॉल की PS1 पे, PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला, और यहाँ पे 700 नैनोमीटर ये जो PS1 पे जो फॉल की है PS1, इसकी है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FES आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। आयरन सल्फर प्रोटीन यहाँ से निकला, ये इलेक्ट्रॉन लिया आयरन सल्फर प्रोटीन, देन ये दिया FD को इलेक्ट्रॉन दिया फेराडॉक्सिन, फिर फेराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन दे देता है PQ को प्लास्टोक्विनोन को, देन प्लास्टोक्विनोन H+ लेता है स्ट्रोमा से, और ये रिड्यूस हो गया PQH2 में ये रिड्यूस हो गया, एंड देन PQ से ये रिड्यूस हो गया PQH2 में, फिर ये PQ से H+ लिया इधर से, और ये रिड्यूस हो गया PQH2 में, एंड देन साइटोक्रोम B6F, एंड देन
साइटोक्रोम B6F को ये इलेक्ट्रॉन देता है, हाँ PQ तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी को देता है, साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन दिया और ये H+ पंप कर दिया स्ट्रोमा में, ओके। फिर उसके बाद साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन लिया प्लास्टोसाइनिन एंड देन ये कहाँ पहुँचाया PS1 के पास इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका साइक्लिक घूम रहा है, डेट्स वाई इसे कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ी थी PS1 के पास, PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला एंड देन ये गया FeS आयरन सल्फर प्रोटीन के पास एंड देन FD फेराडॉक्सिन, फिर ये इलेक्ट्रॉन दिया PQ को, प्लास्टोक्विनॉन को इलेक्ट्रॉन दिया, देन PQH+ स्ट्रोमा से उठाया और ये रिड्यूस हो गया PQH2 में एंड देन ये जाके साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन दिया, वो H+ पंप कर दिया ल्यूमेन में और फिर इलेक्ट्रॉन वो दे दिया PC को, PC प्लास्टोसाइनिन ये इलेक्ट्रॉन दोबारा पहुंचा देता है PS1 के पास, ओके। तो ये जो H+ अब अंदर आया है, हाँ ये CF0 से होके जाता है और CF1 ATP + IP से ATP बना लिया, ओके। अब देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसे जेड स्कीम भी कहते हैं, जेड स्कीम कहते हैं। यहाँ पे PS2 के पास यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स लगा है जो कि H2O को तोड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H+ प्लस एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जाता है PS2 के पास, तो ये फिर इलेक्ट्रॉन लिया तो अब कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, अपहिल गया, फियोफाइटिन जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसके पास जाता है, या फिर ये कह रहे हो लाइट जब इस पर फॉल करता है देन इलेक्ट्रॉन जाता है फियोफाइटिन के पास, ठीक है। फिर फियोफाइटिन ये अपील हो गया क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, गया है उसके पास, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जा रहा, ETS में ये फ्लो कर रहा है, यहाँ से ATP बन रहा, तो ये डाउनहिल क्योंकि एनर्जी कम हो रही, हाँ ATP बना लिया ना। फिर ये पहुंचा PS1 के पास, या तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा या फिर इस पर लाइट पड़ा तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो फिर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, अपहिल जा रहा है, कहाँ पहुंचा FeS आयरन सल्फर प्रोटीन के पास एंड देन फिर ETS चल रहा है तो ये डाउनहिल एंड देन फिर ADP प्लस NADP प्लस से NADPH बना, NADP प्लस से NADPH बना, ओके। साइक्लिक PPR फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन PPR, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन PPR, ये FNR अपसेंट होता है, यहाँ पे PS2 अपसेंट होता, साइक्लिक PPR यहाँ पे FNR अपसेंट है, हाँ साइक्लिक में FNR अपसेंट है और फिर यहाँ पे PS2 भी तो नहीं होता, तो ये दोनों अपसेंट होता है यहाँ पे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में FNR फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज ये अपसेंट होता और PS2 भी अपसेंट होता, यहाँ पे बस PS1 प्रेजेंट होता। तो ये लाइट आया PS1 के पास, तो फिर अपहिल गया इलेक्ट्रॉन, कहाँ पहुँचा FeS के पास, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास पहुँचा, देन फिर FD फेराडॉक्सिन एंड देन ETS के थ्रू ये डाउनहिल जा रहा, कहाँ पहुँचा PC प्लास्टोसाइनिन के पास पहुँचा, फिर प्लास्टोसाइनिन ये डाउनहिल ही है अभी, हाँ PC प्लास्टोसाइनिन ये फिर से कहाँ पहुँचा देता है PS1 के पास, हाँ ठीक है। अब देखते हैं इन साइक्लिक प्रोसेस हु विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू PS1, इन साइक्लिक प्रोसेस हु विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू PS1, हाँ उसी का इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आ जाता है उसके पास। In non-cyclic process who will provide electron to PS2, oxygen evolving complex, बिल्कुल। In non-cyclic process who will provide electron to PS2, high H+ or low pH in lumen, high H+ or low pH in lumen, ये ल्यूमेन है खाली स्पेस, ठीक है। हाई H+ और लो pH, हाई H+ और लो pH किसकी वजह से, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एक तो, हाँ, और फिर एक्टिव डंपिंग ऑफ H+ आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, बिल्कुल, बाय साइटोक्रोम B6F, हाँ PQ एंड साइटोक्रोम B6F, बिल्कुल। देखते हैं लो H+ और हाई pH इन स्ट्रोमा, लो H+ और हाई pH इन स्ट्रोमा, एक्टिव डंपिंग ऑफ H+, वहाँ पे H+ कम हो रही है, हाँ, तो फिर यहाँ पे एक्टिव डंपिंग ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन बाय प्लास्टोक्विनॉन एंड साइटोक्रोम B6F। और सेकेंड पॉइंट, बिकॉज NADP reductase is removing H+ ion from stroma,
because NADP reductase is providing H plus ion from stroma. Because NADP reductase is removing H plus ion from stroma. Because NADP reductase is हाँ और वहाँ से कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे NADP reductase है. बिकॉज NADP reductase इज रिमूविंग H प्लस आयन फ्रॉम स्ट्रोमा. हाँ बिल्कुल, ये भी एक रीज़न है. अब देखते हैं वेयर आर ATP एंड NADPH यूज्ड. वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड. दे आर यूज्ड बाय डार्क रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ सुगर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. Where are the ATP and NADPH used? Where are the ATP and NADPH used? They are used by dark reaction for the synthesis of sugar in stroma of chloroplast. बिल्कुल, डार्क रिएक्शन को ही हम लोग कैल्विन साइकिल कहते हैं और C3 साइकिल कहते हैं और सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं. ओके, इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट C3 साइकिल. इन मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट. हाँ बिल्कुल, इन मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट और फिर इन बंडल सीड सेल ऑफ C4 प्लांट. देखेंगे आगे. इन कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल. इन कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल डिस्कवर्ड बाय कैल्विन. द कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल डिस्कवर्ड बाय कैल्विन यूजिंग रेडियोएक्टिव आयरन. डिस्कवर्ड बाय कैल्विन यूजिंग रेडियोएक्टिव कार्बन C14 इन अलगल फोटोसिंथेसिस. अलगल कौन सा? क्लोरेला और सेंडेस्मस. डिस्कवर्ड बाय कैल्विन यूजिंग रेडियोएक्टिव कार्बन C14 इन अलगल फोटोसिंथेसिस. क्लोरेला और सेंडेस्मस. ओके, कंक्लूजन. फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-PGA. 3 कार्बन का ये बना है. Conclusion. First stable product of CO2 fixation is 3-phosphoglyceric acid. Conclusion. First stable product of CO2 fixation is 3-phosphoglyceric acid 3-PGA. 3 कार्बन का है ये 3-phosphoglyceric acid. 3 कार्बन का है ये 3-PGA. Okay. Cycle is also known as C3 cycle, Calvin-Bentham cycle, reductive pentose phosphate cycle, RUBP, reductive pentose phosphate cycle, photosynthetic carbon reduction PCR cycle, Blackman's reaction. Okay, अब देखते हैं. Primary acceptor of CO2 in C3 cycle is a 5-carbon ketose sugar, ribulose 1,5-bisphosphate RUBP. Primary acceptor of CO2 in C3 cycle is a 5-carbon ketose sugar, primary acceptor of CO2 in C3 cycle. Primary acceptor of CO2 in C3 cycle is a 5-carbon ketose sugar, ribulose 1,5-bisphosphate RUBP. Okay, RUBP plus CO2, ये 5 कार्बन का है. RUBP plus CO2 1 कार्बन मिला. कार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता. 6 कार्बन का इंटरमीडिएट बनता बट ये अनस्टेबल होता तो ये टूट जाता. 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. हाँ, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना 3 कार्बन का और ये स्टेबल है. 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का ये बना है और ये स्टेबल है. रुबिस्को ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है. प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे RUBP. ठीक है, एंजाइम है रुबिस्को और सबसे पहले बना क्या? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ठीक है, अब देखते हैं रुबिस्को. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर RUBP रुबिस्को का फुल फॉर्म RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. ओके, बायोफंक्शनल एंजाइम है ये. हाई टेम्परेचर पे मोर एफिनिटी टुवर्ड्स O2
देन CO2 हाई टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर पे मोर एफिनिटी फॉर O2 के लिए ज़्यादा एफिनिटी होता है CO2 के कंपैरिजन में। और फिर लो टेम्परेचर पे मोर एफिनिटी फॉर CO2 की ज़्यादा है O2 के कंपैरिजन में। और अगर नॉर्मल है जैसे 10 रुपीज़ को है तो फिर 10 CO2 इस टू 10 O2 के साथ मोर एफिनिटी टुवर्ड्स CO2 ऐसे रहता है, ठीक है। हमारे इंडिया में दाल वगैरह की खेती ज़्यादा होती, मतलब डाइकॉट होता, तो C3 प्लांट, मतलब डाइकॉट होता है C3 प्लांट। और हम लोग ट्रॉपिक में हैं, और हम लोग ट्रॉपिक में है, मतलब सॉरी हम लोग ट्रॉपिक में नहीं है, टेम्परेट में है। हाँ, क्योंकि ट्रॉपिक तो यहाँ पे इक्वेटर के पास, हम लोग तो इधर आ गए। हाँ, ट्रॉपिक में नहीं है, टेम्परेट में है। और यहाँ टेम्परेचर यहाँ कम है ट्रॉपिक के कंपैरिजन में, तो फिर कम टेम्परेचर पे C3 प्लांट और हाई टेम्परेचर पे C4 प्लांट। हाँ बिल्कुल, कम टेम्परेचर पे C3 प्लांट और हाई टेम्परेचर पे C4 प्लांट। और लो टेम्परेचर पे CO2 की तरफ ज़्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे C3 प्लांट है तो काम चल जाता है, रुबिस को CO2 के साथ बाइंड करके कर लेता, O2 से नहीं करता, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे वो O2 से बाइंड करता, CO2 से नहीं करता, तो वहाँ पे मोनोकॉट और C4 प्लांट के पास तो स्पेशल C4 पाथवे है। तो भी ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा टेम्परेचर में मोनोकॉट एग्जिस्ट कर लेता लाइक ग्रास। हाँ, बहुत धूप में जल जाता और फिर वो अगेन दोबारा ग्रो कर लेता। हाँ ठीक है। तो इसलिए हाई टेम्परेचर में C4 और मोनोकॉट प्लांट। ओके, प्लांट्स फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दो तरह का बनना प्लांट में जब देखा गया तो फिर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दो तरह का बन रहा था, C3 एसिड और C4 एसिड। C3 एसिड हो गया 3-PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि C3 प्लांट में है। हाँ, C3 एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, C3 एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, C3 एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि ये जिसमें मिला उस प्लांट का नाम रखा गया, C3 प्लांट रखा गया उस प्लांट का नाम, ठीक है। उसमें था मोस्टली डाइकॉट राइस एंड वीट, मोनोकॉट। C3 प्लांट मोस्टली डाइकॉट, C3 प्लांट मोस्टली डाइकॉट, एक्सेप्शन राइस एंड वीट मोनोकॉट है बट, ठीक है। मोस्टली डाइकॉट। हाँ, C3 प्लांट में मोस्टली डाइकॉट आता है, एक्सेप्शन राइस एंड वीट, राइस एंड वीट ये दोनों मोनोकॉट होने के बाद भी C3 प्लांट में, ठीक है, एक्सेप्ट राइस एंड वीट। अब देखिए C4 एसिड, सेकेंड है C4 एसिड। यहाँ पे ऑक्सैलो एसिड कैसे मिला, जो कि 4 कार्बन का था, तो इसलिए इस ऐसे प्लांट का नाम रखा गया C4 प्लांट, क्योंकि यहाँ पे C4 एसिड मिल रहा था, वहाँ तो था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया C4 प्लांट, ठीक है। मोस्टली मोनोकॉट है, मेज शुगर कैन सरगासम, मोस्टली मोनोकॉट है यहाँ पे, मेज शुगर कैन सरगासम, एक्सेप्शन चिनोपोडियम एमेरैंथस डाइकॉट है। अब मोस्टली मोनोकॉट है उधर, मेज शुगर कैन सरगासम। अब देखते हैं कैल्विन साइकिल, 6 टर्न टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन का, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, तो फिर 6 टर्न टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज, 6 CO2 फिक्सेशन हुआ, 6 CO2 फिक्सेशन होने के बाद बना 1 ग्लूकोज, 6 CO2 फिक्सेशन, 6 CO2 फिक्सेशन, 6 CO2 फिक्सेशन से बन रहा 1 ग्लूकोज, 6 CO2 फिक्सेशन से बन रहा 1 ग्लूकोज, 6 CO2 फिक्सेशन से बन रहा 1 ग्लूकोज। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 RUBP लिए। हाँ, एक RUBP होता है 5 कार्बन का, तो 5 6 30 कार्बन है अभी टोटल। हाँ, सबसे पहले 6 RUBP, हाँ क्योंकि RUBP है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, तो RUBP आया, ये 6 लिए हैं RUBP, 5 कार्बन का है ये, ठीक है। फिर उसके बाद 6 CO2 ये 1 कार्बन का है,
6CO2 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 ये यहाँ पे एक कार्बन का है, ठीक है। फिर यहाँ पे रोस्को RUBP रोस्को एंजाइम के प्रेजेंस में सबसे पहले क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है। ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है ये, मोस्ट क्रूशियल स्टेप है ये कार्बोक्सिलेशन। 6 RUBP ये 5 कार्बन का है। 6 RUBP 5 कार्बन का है ये RUBP। 6 RUBP ये 5 कार्बन का है, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आया। CO2 एक कार्बन का था। रोस्को एंजाइम की प्रेजेंस सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन हुआ, जो कि मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। इससे क्या बना, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और जो कि ये 3 कार्बन का है, ठीक है। फिर उसके बाद रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन ये जस्ट रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस के जैसा होता है रिडक्शन। 12 ATP से 12 ADP बना। 12 ATP का यूज़ करके ये 12 ADP बनाया। 12 ATP से 12 ADP बना। 12 ATP का ये यूज़ कर लिया और 12 ADP में कन्वर्ट हो गया। और फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हाँ, फॉस्फेट यहाँ का यूज़ किया ना ATP का, तो फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। 3 कार्बन का ये 12 मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर यहाँ से 12 PI निकला और 12 NADPH से 12 NADP प्लस बना। 12 NADPH से 12 NADP प्लस बना। और ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PgAl में कन्वर्ट हो गया। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PgAl, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PgAl, जो कि 3 कार्बन का है। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PgAl, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PgAl फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PgAl, 3 कार्बन है। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर उसके बाद 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, अब बन गया ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। देन फिर ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 ग्लिसरल्डिहाइड जो है 3 ग्लिसरल्डिहाइड, ये 10 अलग हो गया और 2 अलग हो गया। 2 अलग हुआ तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 कार्बन है। अब इसमें हाँ ये पहले बनता फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एंड देन फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड देन बन गया ये ग्लूकोज, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल से इधर ग्लूकोज बनाया, 2 मॉलिक्यूल से इधर ग्लूकोज बन गया। और यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से यहाँ पे 6 ATP का यूज़ किया। 6 ATP का यूज़ करके 6 ADP बना और ये कन्वर्ट हो गया RUBP में। तो ये थर्ड स्टेप जो है ये क्रूशियल फॉर अनइंटरप्टेड साइकिल। थर्ड स्टेप इज़ क्रूशियल फॉर अनइंटरप्टेड साइकिल। हाँ, क्योंकि रीजनरेशन ऑफ RUBP हो रहा थर्ड स्टेप में। सबसे पहले तो RUBP रोस्को के प्रेजेंस में CO2 लिया और फिर बनाया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये था कार्बोक्सिलेशन मोस्ट क्रूशियल स्टेप। फिर उसके बाद 12 मॉलिक्यूल ऑफ 12 ATP लिया, ठीक है। ADP निकला यहाँ से और फिर ये बन गया अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन फिर 12 PI निकला और फिर 12 NADPH आया, इससे बना 12 NADP प्लस। और अब ये कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में 2 मॉलिक्यूल निकला यहाँ से और इधर बन गई है, ठीक है। तो पहले था यहाँ पे 5 6 30 कार्बन, फिर यहाँ पे 2 3 6 और यहाँ पे 6 आया CO2 तो हो गया 36 कार्बन और यहाँ पे 3 2 6 36 कार्बन है, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 10 30 कार्बन चला गया ऊपर, तो यहाँ पे RUBP बन गया। हाँ 6 फिर यहाँ पे रीजनरेशन में 6 ATP लगता है, ठीक है। अब देखते हैं ये RUBP जो है एक CO2 से मिलता है, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन हो गया, कार्बोक्सिलेशन कहलाया। इससे ये बना क्या 6 कार्बन का अनस्टेबल बनता है, तो ये 2 बार टूट जाता है 2 भाग में। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन ATP प्लस NADPH
ATP प्लस NADPH के प्रेजेंस में इसका यूज़ करके यहाँ पे रिडक्शन हुआ और अब ये बन चुका है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। हाँ 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना एंड देन फिर उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया। ओके एंड देन यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इससे एक कार्बन निकलता है और ये गो फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन, इसलिए तो यहाँ पे 6 लिए थे। तो फिर यहाँ पे गो फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन एक कार्बन और ये 5 यहाँ से दोबारा निकल के ये चले जाता रीजनरेशन के लिए। तो फिर प्रोडक्ट अगर ग्लिसरल्डिहाइड है मतलब 3 कार्बन का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट 3 मिलेगा। प्रोडक्ट में अगर 3 लिए हैं तो 3 मिलेगा। हाँ CO2 भी 3 चाहिए, RUPP भी 3 चाहिए, टर्न ऑफ केल्विन साइकिल भी 3 और फिर ATP कितना लगेगा? 3-फॉस्फो, यहाँ पे क्या था 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो फिर यहाँ पे एक बारी में 3 लगता है, एक बारी में तो 3 ही लगता है, 3 ATP, 2 इधर और एक इधर, 2 लगता है यहाँ पे वो जो एसिड से ग्लिसरल्डिहाइड बनता है और फिर रिडक्शन के टाइम पे 2 लगता है ATP और फिर 1 ATP लगता है रीजनरेशन के टाइम पे, तो मतलब 3 ATP चाहिए एक साइकिल में। नंबर ऑफ साइकिल 3 है तो फिर 3 से जाना 9। हाँ ठीक है। और ADP और NADPH ये तो चाहिए 2। हाँ बस वही रिडक्शन के टाइम पे यूज़ होता है। ओके कैलकुलेशन हम देखते हैं C3 साइकिल। कैलकुलेशन C3 साइकिल का इन और आउट इन 6 CO2 डाले थे, 6 CO2 इन और मिला क्या एक ग्लूकोज 18 ATP प्लस 12 PI मिला, 12 इधर और 6 इधर, ठीक है। और फिर 12 NADPH का यूज़ करके इधर बना क्या 12 NADP प्लस। ओके टू फिक्स 1 CO2 ATP 3 ATP यूज़ हुआ और फिर NADPH 2 NADPH ATP to fix 1 CO2 इससे क्या बना to fix 1 CO2 ATP और NADPH दोनों चाहिए। यहाँ पे ATP 3 ATP 3 ATP टोटल 3 ATP, तो इसमें हो गया 2 ATP और ये 1 ATP 2 ATP रिडक्शन में जो कि यूज़ आया और फिर 1 ATP यूज़ आया रीजनरेशन में। ओके और फिर NADPH 2 NADPH ये रिडक्शन में यूज़ आया था। हाँ the C4 pathway H and slack pathway Kortschak found that in sugarcane monocot first stable product of CO2 fixation is a 4-carbon acid oxaloacetic acid OAA. Found that in sugarcane monocot first stable product of CO2 fixation is a 4-carbon acid oxaloacetic acid OAA. Found that in Kortschak found that in sugarcane monocot first stable product of CO2 fixation is a 4-carbon acid oxaloacetic acid OAA. Kortschak found that sugarcane monocot है जो कि हाँ ठीक है। found that in sugarcane monocot first stable product of CO2 fixation is 4-carbon acid oxaloacetic acid OA. Hatch and slack pathway भी कहा था क्योंकि यहाँ पे Hatch and slack साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम किया था और ये found the complete pathway and called it as C4 pathway, C4 cycle. C3 pathway is universal for all photosynthetic organism प्लांट मतलब हाँ ठीक है। और C4 प्लांट में क्या होता है C4 पाथवे प्लस C3 पाथवे ये तो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे C4 पाथवे भी होता है, C4 पाथवे प्लस C3 पाथवे ये मेन
बायोसिंथेटिक पाथवे, ठीक है। C4 प्लांट मोर प्रोडक्टिविटी है इसकी C3 के कंपैरिजन में, ओके। C3 प्लांट हैज़ ओनली C3 साइकिल, बिल्कुल। अब देखते हैं C4 प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन का है जो कि ठीक है। द मेसोफिल सेल्स लैक रोबस्को एंजाइम इन C4 प्लांट। The mesophil cell lack Robesco enzyme in C4 plant. The mesophil cell lack Robesco enzyme. The mesophil cell lack Robesco enzyme in C4 plant. The mesophil cell lack Robesco enzyme in C4 plant. The mesophil cell lack Robesco enzyme. The mesophil cell lack Robesco enzyme in C4 plant. The mesophil cell lack Robesco enzyme in C4 plant. The mesophil cell lack Robesco enzyme in C4 plant. The mesophil cell lack Robesco enzyme in C4 plant. The mesophil cell, अच्छा C4 plant में जो the mesophil cell lack Robesco enzyme, यहाँ पे ये जो मेसोफिल सेल होता, इसके पास रोबेस्को एंजाइम नहीं होता, बिल्कुल। द मेसोफिल सेल लैक रोबेस्को एंजाइम इन C4 प्लांट। द मेसोफिल सेल लैक रोबेस्को एंजाइम इन C4 प्लांट, बंडल सिथ सेल हैव रोबेस्को एंजाइम इन C4 प्लांट, बिल्कुल। बंडल सिथ सेल के पास होता है यहाँ पे रोबेस्को एंजाइम C4 प्लांट में। टॉलरेट हाई टेम्परेचर हाई सैलिनिटी लो वाटर कंडीशन। टॉलरेट हाई टेम्परेचर हाई सैलिनिटी लो वाटर कंडीशन। नो फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। डबल carboxylation. Use mesophil and bundle seed cell. 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 डबल कार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो बार होता। यूज मेसोफिल एंड बंडल सीड सेल, क्रेंज एनाटॉमी से कहते हैं, इसे। और ये क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। और प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का। एंड एंजाइम इज पैप कार्बोक्सिलेज। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, यहाँ पे कौन है प्राइमरी एक्सेप्टर? पैपकेज। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, 3 कार्बन का है। एंड एंजाइम इज पैपकेज एंजाइम। Primary acceptor of CO2 is phosphoenol pyruvate. Primary acceptor of CO2 is phosphoenol pyruvate. Primary acceptor of CO2 is primary acceptor of CO2 is phosphoenol pyruvate, 3 कार्बन का ये। एंड एंजाइम इज पैप कार्बोक्सिलेज, ओके। यहाँ पे मेसोफिल सेल है, यहाँ पे ये हो गया क्रेंज एनाटॉमी, जो है बाहर में मेसोफिल सेल है। और ये
अब बीच में वस्कुलर बंडल और इसके चारों बगल बंडल शीथ सेल्स है। हाँ, बंडल शीथ सेल्स है और इसके चारों बगल बाहर में यहाँ पे हो क्या, मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। बीच में वस्कुलर बंडल के चारों बगल बंडल शीथ सेल एंड देन इसके चारों बगल है मेसोफिल सेल। ओके, मेसोफिल 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 में ग्रेनल है, मेसोफिल में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, मेसोफिल में, हाँ मेसोफिल है, मेसोफिल में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। बंडल शीथ सेल ये इम्परमिएबल फॉर गैसेस एक्सचेंज। बंडल शीथ सेल ये बिग है, थिक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम, और ये ए ग्रेनल है, ए ग्रेनल है बंडल शीथ सेल, ए ग्रेनल है, मेसोफिल ग्रेनल है। ओके, देखते हैं C4 पाथवे। द C4 पाथवे क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म दो तरह का होता है, एक हो गया अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और दूसरा ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ओके, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, अग्रेनल ये स्ट्रोमा लेमिली यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे ग्रेनम है, और यहाँ पे ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रेनल नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा लेमिली है। अच्छा, तो वो भी नहीं है, अच्छा है भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो यहाँ पे ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में तो यहाँ पे ग्रेना प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नॉन साइक्लिक हो रहा है, PS1 एंड PS2 दोनों प्रेजेंट है। तो फिर PS2 अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ से वाटर को तोड़ के तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होगा। तो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, हाँ ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, और ये कहाँ होता है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट? मेसोफिल में। तो मेसोफिल में ये कहाँ हो रहा है? इट्स ओके, बट ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जो है ये कहाँ है? ये मेसोफिल सेल में होता है। सॉरी, ये बंडल शीथ सेल जो नीचे है, ये बंडल शीथ सेल, यहाँ पे क्या होता? अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे ग्रेना नहीं है, सिर्फ स्ट्रोमा लेमिली, तो यहाँ पे साइक्लिक होता, और PS2 अपसेंट है यहाँ पे, तो फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी अपसेंट होगा। हाँ, क्योंकि वो फिजिकली बॉन्डेड विथ होता है PS2, तो PS2 ही नहीं है, तो यहाँ पे ये भी नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। देखते हैं आगे चल के। यहाँ पे मैलिक और एस्पार्टिक एसिड, हाँ ठीक है, वो यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, ये क्या? क्लोरोफिल सेल CO2 आया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में CO2 आया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया SCO3 माइनस में, एक कार्बन इसमें, हाँ प्लस PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन का है जो इससे हम मिलाइए, मतलब प्राइमरी एक्सेप्टर तो यही है CO2 का, इन द फॉर्म ऑफ SCO3 माइनस, ये इससे कंबाइन हुआ, पैपकेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, जो कि 4 कार्बन का है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में ये कन्वर्ट हुआ 4 कार्बन का है। फिर उसके बाद ये मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में ये कन्वर्ट होता, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में ये कन्वर्ट होता है, जो कि 4 कार्बन का है, ठीक है। फिर ये मैलिक एसिड अंदर आता, ये मेसोफिल सेल से ये अब आ चुका है बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल में आ चुका है बंडल शीथ सेल, ये स्क्लेरन कायमा का है, नो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर, बंडल शीथ सेल ये स्क्लेरन कायमा का है, नो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर, बिल्कुल। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे अग्रेनल है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे ये अग्रेनल है, ये मैलिक एसिड आया, हाँ यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, कहाँ पे? बंडल शीथ सेल जो है वो तो हो गया मेसोफिल सेल, ठीक है, और ये वाला क्या है? बंडल शीथ सेल ये स्क्लेरन कायमा का बना है, नो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर, बंडल शीथ सेल में है। और यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है ये अग्रेनल है, मतलब ग्रेना अपसेंट है, मतलब PS2 अपसेंट है, तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स अपसेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा। C4 पाथवे इसलिए तो यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे नो फोटो रेस्पिरेशन होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन ही नहीं आ पाता। यहाँ पे कहाँ पे? बंडल शीथ सेल में, हाँ बिल्कुल। तो ये मैलिक एसिड आ चुका है 4 कार्बन का बंडल शीथ सेल में, ठीक है। फिर यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 निकला यहाँ से, एंड अब यहाँ पे C3 साइकिल चलता है, कहाँ पे? बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल में। तो यहाँ पे RUBP एंड रुबिस्को है, तो फिर यहाँ पे C3 साइकिल चला, RUBP इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को CO2 से बाइंड किया, एंड देन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना,
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 12 ATP का यूज़ करके ये बनाता है 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH प्लस NADPH का यूज़ करके ये बनाता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड देन इससे ये बन गया और फिर 6 ATP का यूज़ करके फिर से वो रीजनरेट हो जाता है RUBP, ठीक है। C3 साइकिल चला तो अब ये मैलिक एसिड, ये डिकार्बोक्सिलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल गया। अब ये जो बचा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और क्या बनता है ये पायरविक एसिड। पायरविक एसिड ये 3 कार्बन का है, इसका कोई यूज़ नहीं है पायरविक एसिड का। पायरविक एसिड को दोबारा भेज दिया जाता, पायरविक एसिड को दोबारा भेज दिया गया कहाँ, सी वहाँ मेसोफिल सेल में। तो फिर पायरविक एसिड ये क्या ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट में पायरविक एसिड गया ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे पायरविक एसिड ये लाइट रिएक्शन, क्योंकि ग्रेना तो वहाँ पे है मेसोफिल सेल में, तो मेसोफिल सेल में यहाँ पे लाइट रिएक्शन चलता और ATP और NADP बना, ठीक है। तो फिर ये पायरविक एसिड वहाँ गया 3 कार्बन का, ये 2 ATP यूज़ करके ये बन गया PEP। अच्छा, पायरविक एसिड जो यहाँ बना था वो वहाँ जाके फिर से पायरविक एसिड 2 ATP का यूज़ करके बन जाता PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना लेता 2 ATP का यूज़ करके, ओके 2 ATP का यूज़ करके वो दोबारा बना लेता पायरविक एसिड 2 ATP का यूज़ करके बना लिया PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फिर से, ओके। तो कैलकुलेशन फॉर 1 CO2 इन C4 प्लांट, कैलकुलेशन फॉर 1 CO2 इन C4 प्लांट। तो यहाँ पे ATP और NADPH देखते हैं। फिर C3 साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH यूज़ हुआ था और यहाँ पे 2 ATP और यूज़ हुआ। तो फिर C4 प्लांट में 5 ATP और फिर 2 NADPH टू फिक्स 1 CO2। तो C4 प्लांट में 30 ATP यूज़ हो रहा, 5 6 30 ATP, 6 2 12 and 12 NADPH to form 1 glucose. Yes. Primary CO2 fixation in C4 plant occurs in cytoplasm of mesophyll cell, बिल्कुल। देखते हैं कैलकुलेशन number of ATP for calculate number of ATP to form 1 glucose in rice monocot है, बट हुआ था किसमें उसमें है तो 18 ATP। number of ATP needed in C4 cycle of sugarcane, number of ATP needed in C4 cycle of sugarcane। साइकिल कौन सा C4 साइकिल, तो वहाँ पे तो 2 ATP एक्स्ट्रा में यूज़ होता, तो 2 6 2 12 ATP, बिल्कुल। number of ATP used by sugarcane in C3 cycle to form 1 glucose। number of ATP used by sugarcane in C3 cycle to form 1 glucose। number of ATP used by sugarcane in C3 cycle। number of ATP used by sugarcane in C3 cycle to form 1 glucose। number of ATP used by sugarcane in C3 cycle, number of ATP used in C3 cycle में पूछा था मतलब 18, ठीक है। अभी ATP by sugarcane to form 1 glucose sugarcane, तो टोटल मिला दो 18 प्लस 6 2 9 12 8 9 10 2 3 30 हो गया, ठीक है। हम देखते हैं टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पे स्टोमेटा ओपन था, तो यहाँ से आराम से फोटोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, पानी टूट रहा था, ऑक्सीजन निकल रहा था, ठीक है। और फिर CO2 आ रहा था, यहाँ पे कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल चल रहा था मस्त, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा था तो फिर स्टोमेटा ओपन नहीं हो पाया, हाई टेम्परेचर पे स्टोमेटा क्लोज रह गया, तो फिर ये
H2 जब ब्रेक डाउन हुआ तो ये ऑक्सीजन अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पे रुबिस्को ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करता है। और स्टोमाटा क्लोज है तो फिर एटमॉस्फेयर से CO2 भी इंटर नहीं कर पाता, तो फिर यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रुबिस्को काम करने लगता। ये बिल्कुल वेस्टफुल प्रोसेस है, लॉस ऑफ ATP एंड CO2, और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता। अब पढ़ रहे हैं भाई फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल। लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सुगर RUBP इन क्लोरोप्लास्ट विथ सक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 इन माइटोकॉन्ड्रिया। लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सुगर RUBP in chloroplast with successive release of CO2 in mitochondria. Light dependent oxidation of sugar RUBP in chloroplast with successive release of CO2 in mitochondria. कहाँ पे CO2 रिलीज होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। विद सक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 इन माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्विंग यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। ये बिल्कुल वेस्टफुल प्रोसेस है। नाइदर सिंथेसिस ऑफ सुगर नॉर ATP। ऑलमोस्ट 25% प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाता। 3 ऑर्गेनल है यहाँ पे, 3 ऑर्गेनल है, वो तीनों काम करता। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तीन ऑर्गेनल यहाँ काम करता। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। In C3 plant RUBP plus O2। RUBP 5 कार्बन का है। RUBP plus O2 RUBP के 5 कार्बन का है, बिल्कुल। रुबिस्को यहाँ पे ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी शो कर रहा, तो फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता। ये 2 कार्बन का है, डेट्स वाई इसका नाम रखा गया C2 साइकिल। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो बना रहा प्लस 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट किया गया C2 साइकिल से किसमें? 3 PGA में, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जो कि 3 कार्बन का है। ओके हाँ, कन्वर्ट कैसे किया जाता है? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP ले लेते हैं प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो इससे बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बना एट माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से CO2 निकला एट माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 यहाँ से निकला, एंड देन ये बना क्या? 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके 125 रुबिस्को है अगर, तो फिर ये 100 CO2 के साथ कंबाइन हो जाता, मतलब C3 साइकिल दिखाता, और 25 जो है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता और C2 साइकिल दिखाता, और फोटो रेस्पिरेशन हम लोग जिससे कह रहे हैं। ओके गार्ड सेल्स ऑफ C3 प्लांट हैव पैपकेस। ओके अब देखते हैं एक्सेप्टर, प्रोडक्ट और एंजाइम। C3 प्लांट है, यहाँ पे RUBP एक्सेप्टर है, 5 कार्बन का, ठीक है। प्रोडक्ट बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, और एंजाइम रुबिस्को एंजाइम। और C4 प्लांट में एक्सेप्टर है, पैप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन का, ठीक है। प्रोडक्ट बना यहाँ पे OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का, एंड यहाँ पे एंजाइम है, पैपकेस एंजाइम है यहाँ पे, पैपकेस। PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP, ये एक्सेप्टर है, ये 3 कार्बन का, ठीक है। प्रोडक्ट बना OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का। एंजाइम्स है यहाँ पे पैपकेस, पैप, और यहाँ पे बना क्या? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है।
Seafood plants are present in tropical area, but they are absent in temperate. Seafood plants are present in tropical area, but they are absent in temperate area. क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में डे टाइम पे टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस और नाइट टाइम पे 20 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेट में डे टाइम पे 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, नाइट टाइम पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज पैपकेज इज कोल्ड सेंसिटिव. अच्छा, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्लांट फैक्टर, कुछ इंटरनल फैक्टर और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर इज नंबर, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल, क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? अच्छा, इंटरनल फैक्टर में और भी है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. ठीक है, और फिर एक्सटर्नल फैक्टर में क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर लाइट हो गया, CO2, टेम्परेचर, वाटर. ओके, अब देखते हैं ब्लैकमैन 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. ब्लैकमैन्स 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. ब्लैकमैन 1905, ब्लैकमैन कब? 1905 ब्लैकमैन्स 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये दिए. If a biochemical process is controlled by two or more than two factor, if a biochemical process is controlled by two or more than two factor, then factor closest to minimal value will determine the rate of a process. Beckman's 1905 law of limiting factor. फैक्टर A B C D, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 300, यहाँ पे 250 लग है और यहाँ पे 1000 है. ठीक है, करेंट वैल्यू जो 1.5 to 90 10, ये तो कितना कम है? तो सबसे कम क्या हो गया? लिमिटिंग फैक्टर ये है. हाँ, मिनिमल वैल्यू विल डिटरमाइन द प्रोसेस, तो ये लिमिटिंग फैक्टर. बिल्कुल. लाइट का हम लोग क्वालिटी देखते हैं, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन. लाइट की हम लोग 3 चीज़ देखते हैं, क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन. लाइट क्वालिटी, photosynthetically active radiation PAR 400 to 700 नैनोमीटर और 4000 to 7000 एंगस्ट्रम. ओके, वाइट लाइट बेस्ट है, बट अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट में पूछा जाए तो फिर रेड सबसे अच्छा है, उससे कम ब्लू, उससे कम, बहुत कम ग्रीन. ओके, अब देखते हैं लाइट ड्यूरेशन. लाइट ड्यूरेशन डज नॉट अफेक्ट रेट बट अफेक्ट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. अच्छा, light intensity, number of photon per unit area per unit time. Light intensity, number of photon per unit area per unit time. At low light intensity, linear relation between rate of photosynthesis and intensity of light. At low light intensity, linear relationship between rate of photosynthesis and intensity of light up to 10% of full light intensity. Light intensity, number of photon per unit area per unit time. ये क्या? लाइट इंटेंसिटी. ठीक है, और फिर at low light intensity, linear relation between rate of photosynthesis and intensity of light. At low light intensity, linear relation between rate of photosynthesis and intensity of light up to 10% of a full light intensity. Linear relation between rate of photosynthesis and intensity of light. Linear at low light intensity, लाइट इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है, लाइट इंटेंसिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. एट लो लाइट इंटेंसिटी, लीनियर रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट. At low light intensity, linear relation between rate of photosynthesis and intensity of light. At low light intensity, linear relation between rate of photosynthesis and intensity of light.
Rate of photosynthesis, linear relation between rate of photosynthesis and intensity of light up to 10% of full length intensity. At low light intensity, linear relation between rate of photosynthesis and intensity of light up to 10% of full light intensity, full light intensity. बस 10% तक, हाँ तब तक ही लीनियर शो करता, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता. लीनियर रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इंटेंसिटी लाइट अप टू 10% ऑफ फुल लाइट इंटेंसिटी, उसके बाद कांस्टेंट. लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन शेड एंड डेंस फॉरेस्ट. Light is not a limiting factor except for plant in shade and dense forest. Carbon dioxide concentration, current CO2 concentration in atmosphere is 300 to 400 ppm microliter per liter. 0.03% to 0.04% at low. Current CO2 concentration in atmosphere 300 to 400 ppm और 0.03 to 0.04%. ठीक है. At low light intensity, C3 and C4 does not react to high CO2 concentration. अच्छा. At low light intensity, C3 and C4 do not react to high CO2 concentration. At low light intensity, C3 and C4 plant do not react to high CO2 concentration. At optimum light, C3 plant saturation beyond 450 ppm but less than 550 ppm. C3 plant saturation beyond 450 ppm but less than 500 ppm. C4 plant at least 360 ppm पे ये saturation हो जाता. C4 plant ये 360 ppm पे saturation हो जाता है इसका, C4 plant का. और एटमॉस्फेयर में कितना है 300 टू 400 ppm, तो ये आराम से इसको मिल जाता है C4 प्लांट को. C4 प्लांट एटलीस्ट 360 ppm पे सैचुरेशन हो जाता है इसका. बट C3 प्लांट सैचुरेशन बियॉन्ड 450 ppm बट लेस देन 550 ppm. ओके. CO2 fertilization effect in greenhouse. C3 plant tomato and bell jar are kept in high CO2 concentration. As a result, rate of photorespiration decreases and rate of photosynthesis increases. CO2 in greenhouse gas. By increasing concentration of greenhouse gas significantly, productivity rise in C3 plant, i.e. they are known as greenhouse crop. Example, tomato, bell pepper. Okay. CO2 is more limiting for C3 than C4, क्योंकि C4 को तो आराम से मिल जा रहा, तो लिमिटिंग किसके लिए, C3 के लिए. बिल्कुल. प्रेजेंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इज सफिशिएंट फॉर C4 प्लांट. हाँ बिल्कुल. प्रेजेंट अवेलेबिलिटी इज लिमिटिंग फॉर C3 प्लांट. क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर कितना है 300 ppm टू 400 ppm. तो C4 प्लांट को तो आराम से मिल गया क्योंकि इसको तो चाहिए 360 ppm और C3 प्लांट जो उसको है 450 ppm चाहिए. तो फिर बियॉन्ड 450 ppm बट लेस देन 500 ppm, तो इसके लिए लिमिटिंग है. हाँ. बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 both C3 and C4 plant shows increase in their productivity up to 360 ppm. C4 plant up to 360 ppm C4 plant shows increased productivity. ठीक है. up to 450 ppm C3 plant will show increase in their productivity. Beyond this concentration CO2 shows damaging effect on leaf due to formation of excess acid. अच्छा, याद रखने का ट्रिक, C3 जो है 3 के बाद क्या था 450, तो C3 प्लांट को चाहिए 450 ppm और C4 को चाहिए 360 ppm. ओके. अब देखते हैं टेम्परेचर. C3 plant found in low temperature. C4 plant found in high temperature and so high rate of photosynthesis. Temperature. C3 plant found in low temperature. C4 plant found in high temperature and so high rate of photosynthesis. C3 plant found in high temperature. हाँ बिल्कुल. C3 plant found in high temperature. C4 plant found in
अरे यार C3 तो लो टेम्परेचर में ना, वही तो हम भी सोच रहे हो, ये तो टेम्परेट में पाया जाता है C3 प्लांट। C3 प्लांट फाउंड इन लो टेम्परेचर, ये टेम्परेट में पाया जाता है। हाँ, और C4 प्लांट फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड शोज हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। लाइट रिएक्शन टेम्परेचर इज लेस इंपॉर्टेंट, लाइट रिएक्शन में टेम्परेचर इज लेस इंपॉर्टेंट, बट डार्क रिएक्शन में डायरेक्टली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्टिविटी होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, डेट्स वाई ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए इसको, तो इसलिए ओके। वाटर C3 plant lose double water through transpiration as compared to C4 plant for same amount of CO2 fixed. C3 plants lose double water. C3 plants lose double water through transpiration as compared to C4 plant for same amount of CO2 fixed. Water C3 plant lose double water का आप देखते हैं तो फिर C3 plant lose double water, C3 plant जो है lose double water through transpiration as compared to C4 plant for same amount of CO2 fixed। जैसे 1 CO2 फिक्स करने के लिए C3 प्लांट अगर 300 H2O ट्रांसपीरेशन में लॉस करता है, तो फिर C4 प्लांट जस्ट उसका आधा 150 H2O ट्रांसपीरेशन में लॉस करता है। मतलब C4 प्लांट ट्रांसपीरेशन में ज़्यादा वाटर लॉस कर रहा है, डबल, जस्ट डबल। C4 plant loss half water through transpiration. C4 plant loss half water through transpiration as compared to C3 plant. C4 plant loss half water. C4 plant loss half water through transpiration as compared to C3 plant for the same amount of CO2 fixed. Water stress causes the stomata to open, hence reducing the CO2 availability. Besides, water stress also makes leaf wilt, thus reducing the surface area of the leaf and their metabolic activity as well. The plant may not photosynthesize if the temperature is very low. हाँ बिल्कुल। So this chapter is now over. So thank you. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।